इमेजिन करिए एक ऐसे चोर को जो आपके घर की हिफाजत करने के बहाने अंदर आता है, आपके ही किचन से खाना खाता है और जाते जाते आपके घर की नींव तक उखाड़ कर ले जाता है। ब्रिटेन ने इंडिया के साथ कुछ ऐसा ही किया। लोग कहते हैं कि अंग्रेजों ने हमें रेलवे दी, लेकिन सच तो यह है कि उन्होंने हमें एक ऐसी पटरी दी जिस पर दौड़ने वाली हर ट्रेन एक ही तरफ जा रही थी, और वो थी इंडिया की कंगाली से लंदन की अमीरी तक। ब्रिटेन ने भारत को सिविलाइज नहीं किया, बल्कि उन्होंने इंडिया को मोनेटाइज किया। 200 साल, 45 ट्रिलियन डॉलर और एक पूरी सिविलाइजेशन का किया गया कत्ल। शुरुआत में ब्रिटिश लोग इंडिया से कपड़े और मसाले खरीदने के लिए चांदी और सोना लाते थे, लेकिन 1965 में बक्सर का युद्ध जीतने के बाद उन्हें बंगाल से टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार मिल गया। वो यहाँ के किसानों से टैक्स वसूलते थे और उसी टैक्स के पैसे से इंडिया का ही सामान खरीदते थे। टेक्निकली वो सामान फ्री में ले जा रहे थे। इंडिया अपना माल भी खो रहा था और उसके बदले उसे कोई बाहर का पैसा भी नहीं मिल रहा था। 18वीं सदी तक भारत का ढाका मसलिन और कॉटन की पूरी दुनिया भर में धूम थी। इससे ब्रिटेन ने अपनी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को बचाने के लिए दो काम किए। इंडियन कपड़ों पर ब्रिटेन में भारी इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी ताकि वो वहां महंगे बिकने लगे। ब्रिटेन की मिलों में बना सस्ता कपड़ा इंडिया में बिना किसी टैक्स के भर दिया गया। एक जमाने का सबसे बड़ा निर्यातक देश अब अपने ही कपड़े इंपोर्ट करने पर मजबूर हो गया। बहुत से लोग कहते हैं कि अंग्रेजों ने रेलवे तो दी, लेकिन सच तो यह है कि रेलवे इंडिया के भले के लिए नहीं, बल्कि लूट को तेज करने के लिए बनाई गई थी। रेलवे बनाने का पैसा ब्रिटिश इन्वेस्टर्स ने लगाया, लेकिन उन्हें 5% गारंटीड प्रॉफिट इंडियन टैक्सेस से दिया जाता था, चाहे रेलवे लॉस में ही क्यों ना रहे। अकाल इस एक्सट्रैक्शन का सबसे दर्दनाक पहलू था। जब किसान सिर्फ नकदी फसलें उगाने पर मजबूर किए गए और सारा अनाज एक्सपोर्ट कर दिया गया, तो हल्की सी बारिश ना होने पर भी करोड़ों लोग भूख से मर गए। 1943 के बंगाल अकाल में लगभग 30 लाख से ज्यादा लोग मारे गए, क्योंकि विंस्टन चर्चिल ने इंडिया का अनाज यूरोप के सोल्जर के लिए डाइवर्ट कर दिया था। जब भी हम 45 ट्रिलियन या 64 ट्रिलियन की बात करते हैं, तो लोग अक्सर इसे सिर्फ एक बड़ा नंबर समझकर छोड़ देते हैं, लेकिन इसका असली मतलब समझना बहुत जरूरी है। ये इतनी बड़ी रकम है कि अगर ये पैसा इंडिया में रहता तो आज इंडिया की तस्वीर ही कुछ और होती। इस सिस्टम को समझने के लिए हमें ड्रेन के स्ट्रक्चर को देखना होगा। जब कोई फॉरेन कंट्री इंडिया से माल खरीदना चाहती थी, तो वो डायरेक्ट इंडिया को पेमेंट नहीं कर सकती थी। उन्हें लंदन में ब्रिटेन को गोल्ड या स्टेरलिंग देकर काउंसिल बिल खरीदने पड़ते थे। वो बिल्स इंडिया आते थे और इंडियन ट्रेडर को उन बिल्स के बदले रुपए दिए जाते थे। ब्रिटेन ने दुनिया से सोना ले लिया और इंडियन ट्रेडर को उन्हीं के देश का पैसा टैक्स के रूप में पकड़ा दिया। इंडिया को अपने ही माल के बदले बाहर से 1 रुपए की भी नई इनकम नहीं हुई। ये 45 ट्रिलियन डॉलर सिर्फ लंदन की रौनक में ही नहीं खर्च हुआ, इसने पूरी दुनिया का नक्शा बदल दिया। ब्रिटेन की फैक्ट्री को खड़ा करने के लिए जो पैसा चाहिए था, वो इंडिया से गया। नॉर्थ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों की मॉडर्न डेवलपमेंट में भी यही पैसा लगा जो ब्रिटेन ने इंडिया से निचोड़ा था। अगर ये वेल्थ इंडिया में होती तो देखो क्या हो सकता था। इंडिया में 1947 तक लिटरेसी रेट सिर्फ 12% था। इस पैसे से हजारों यूनिवर्सिटीज और स्कूल बन सकते थे। हमारे पोर्ट्स, रोड्स और इंडस्ट्रीज किसी भी यूरोपियन देश से बेहतर हो सकते थे। लाखों लोग जो अकाल और इलाज की कमी से मारे गए, वो आज जिंदा होते। जब हम सन 1700 के भारत की बात करते हैं, तो हम एक ऐसे देश की बात कर रहे होते हैं जो तब के चाइना के साथ मिलकर पूरी दुनिया की आधी से ज्यादा इकोनॉमी कंट्रोल करता था। 1750 में भारत का चरखा दुनिया का हाई टेक मशीन था। ब्रिटेन के लोग सूती कपड़ा और कैलिको के दीवाने थे। ब्रिटेन ने पहले इंडिया के कपड़ों पर बैन लगाया, फिर उन पर 80% तक टैक्स लगा दिया और फिर इंडिया को सिर्फ कच्चा माल बेचने पर मजबूर कर दिया। इंडिया के जहाज ब्रिटिश जहाजों से काफी ज्यादा मजबूत और सस्ते थे। ब्रिटेन पार्लियामेंट ने एक लॉ पास करके इंडियन शिप्स को लंदन के पोर्ट्स पर आने से ही ब्लॉक कर दिया। जो पैसा इंडिया में इन्वेस्ट होना चाहिए था, वो लंदन की बिल्डिंग और ब्रिटिश रेलवे के स्टॉक में लग गया। ब्रिटेन ने भारत से रॉ मटेरियल सस्ते में लिए
और वही सामान प्रोसेस करके इंडिया को महंगे में बेचने लगे। यह काउंसिल बिल वाला सिस्टम किसी भी फाइनेंशियल स्कैम से काफी बड़ा था, क्योंकि इसे उन्होंने कानून का नाम दिया था। इस सिस्टम को हम एक आसान एग्जाम्पल से समझते हैं। माना कि एक फ्रेंच ट्रेडर को इंडिया से 100 रुपए का कपड़ा खरीदना है। नॉर्मल ट्रेड में इंडिया को 100 रुपए का सोना देता है और कपड़े ले जाता है। इंडिया के पास सोना आता है और इससे यहाँ की वेल्थ बढ़ती है। लेकिन ब्रिटिश स्कैम के कारण फ्रेंच ट्रेडर लंदन जाता है और वहां 100 रुपए के बराबर का सोना ब्रिटिश गवर्नमेंट को जमा करता है। बदले में उसे एक कागज का टुकड़ा मिलता है जिसे काउंसिल बिल कहा जाता है। ये बिल लेकर वो इंडिया आता है और इंडियन व्यापारी को वो बिल देता है। इंडियन व्यापारी जब उस बिल को कैश करने जाता है तो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन उसे वही पैसे देती है जो उन्होंने पिछले महीने इंडियन किसानों से टैक्स के रूप में वसूले थे। जो सोना इंडिया में आकर हमारी करेंसी या वेल्थ को मजबूत कर सकता था, वो ब्रिटेन के पास जमा होता गया। इससे ब्रिटेन ने अपनी रेलवे बनाई, अपनी फैक्ट्री खड़ी की और अपनी लड़ाइयां लड़ी। 19वीं सदी में इंडिया हमेशा ट्रेड सरप्लस में रहता था, यानी हम एक्सपोर्ट ज्यादा करते थे और इंपोर्ट कम करते थे। नॉर्मल इकोनॉमिक्स में इसका मतलब है कि इंडिया को दुनिया का सबसे अमीर देश होना चाहिए था। लेकिन काउंसिल बिल स्कैम की वजह से सारा पैसा लंदन डाइवर्ट हो गया। यह सिस्टम इतना चालाकी से बनाया गया था कि बाहर से देखने पर लगता था कि ट्रेड हो रहा है, लेकिन पर्दे के पीछे सिस्टमैटिक चोरी हो रही थी। 1800 से 1860 के बीच इंडियन टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट 98% तक गिर गया, जबकि इंडिया में ब्रिटिश टेक्सटाइल का इंपोर्ट 6300% तक बढ़ गया था। जब ब्रिटिशर्स इंडिया आए तो इंडिया में गुरुकुल और मदरसा का एक बहुत बड़ा सिस्टम था। ब्रिटिशर्स ने उसे रिप्लेस करने का वादा किया, लेकिन उन्होंने सिर्फ इतनी एजुकेशन दी जितनी बाबूस यानी क्लर्क पैदा करने के लिए जरूरी थी, ताकि उनका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम काम कर सके। 1947 में 88% लोग अनपढ़ थे। महिलाओं की हालत तो और भी ज्यादा खराब थी। जापान, जो कभी कॉलोनाइज ही नहीं हुआ, वहां 19वीं सदी के शुरुआत में ही लिटरेसी रेट 90% तक थी। हर साल लाखों लोग मलेरिया, कॉलरा और प्लेग से मारे जाते थे, क्योंकि हेल्थ केयर बजट का बड़ा हिस्सा ब्रिटिश आर्मी पर खर्च होता था। 1750 में इंडिया दुनिया का 25% मैन्युफैक्चरिंग करता था। 1947 तक हम एक रॉ मटेरियल वेयर हाउस बनकर रह गए थे। जमशेदजी टाटा जैसे लोगों को अपनी स्टील फैक्ट्री डालने के लिए ब्रिटिश ब्यूरोक्रेसी से बरसों तक लड़ना पड़ा। हिस्टोरियन एंगस मेडिसन के मुताबिक 1600 से 1947 तक इंडिया की पर कैपिटा इनकम में 0% की ग्रोथ हुई। इंडिया की हालत उस वक्त तक ऐसी थी जैसे किसी ने एक बहुत बड़े महल से सारी कीमती चीजें निकाल ली हो और उसमें आग लगा दी हो। 1902 में रेलवे पर इरिगेशन से 9 गुना ज्यादा खर्च किया गया। रीजन, सिंचाई से किसान अमीर होता है, लेकिन ब्रिटेन को उससे कोई डायरेक्ट प्रॉफिट नहीं था। रेलवे से उन्हें दो फायदे थे। पहला, उनका माल जल्दी बिकता और दूसरा, ब्रिटिश आर्मी किसी भी विद्रोह को दबाने के लिए तुरंत पहुंच सकती थी। रेलवेज बनाते वक्त मेक इन इंडिया जैसा कुछ नहीं था। सारा स्टील, इंजन और वैगन्स ब्रिटेन से मंगाए गए थे। इसका मतलब इंडिया के टैक्स के पैसों से ब्रिटेन की स्टील इंडस्ट्री और इंजीनियरिंग फैक्ट्रीज को बूस्ट मिला। इंडिया को क्या मिला? सिर्फ मजदूरी और एक ऐसा कर्ज जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहा। ब्रिटेन ने इंडिया को रेलवेज वैसे ही दी जैसे एक चोर आपके घर की तिजोरी तोड़ने के लिए अपनी ड्रिल मशीन साथ ले जाता है। ब्रिटेन एक ऐसे रॉकेट की तरह उड़ा जिसमें इंडियन फ्यूल भरा था। इंडिया उस वक्त अपने ही घर को लूटते हुए देखता रहा, जहां उसकी इंडस्ट्रीज को डी इंडस्ट्रियलाइज करके पीछे धकेला गया। आज हम डेवलप्ड और डेवलपिंग नेशन का गैप देखते हैं। वो नेचुरल नहीं है। 45 ट्रिलियन डॉलर की एक्सट्रैक्शन ने ब्रिटेन को वो सेफ्टी नेट दिया जिससे वो वर्ल्ड वॉर और इकोनॉमिक डिप्रेशन तक झेल गया। इंडिया को 1947 में जीरो से शुरू करना पड़ा। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन और हेल्थ सिस्टम को कंगाली के दिनों से खड़ा किया है। एक ऐसा देश जिसे वर्चुअली डिस्ट्रॉयड हालत में छोड़ा गया था, आज वही इंडिया दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। हमने उसी रेलवेज को आज दुनिया का सबसे बड़ा सिविलियन नेटवर्क बनाया है। हमारी लिटरेसी 12% से बढ़कर 80% से भी ज्यादा हो चुकी है। इस हिस्ट्री ने इंडिया को आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा दी है, ताकि हम फिर कभी किसी एक्सटर्नल एंटिटी पर
इतने डिपेंडेंट ना हो जाएं। जब हम ये समझ लेते हैं कि इंडिया की गरीबी कोई नेचुरल नहीं थी, बल्कि उसे क्रिएट किया गया था, तो हमारा देखने का नजरिया बदल जाता है। दुनिया भर में आज भी ये पढ़ाया जाता है कि वेस्ट ने बाकी दुनिया को मॉडर्नाइज किया। इस नॉलेज का इस्तेमाल हम एजुकेशन को सुधारने में कर सकते हैं। जब एक इंडियन स्टूडेंट ये जानता है कि उसके पूर्वज पिछड़े नहीं थे, बल्कि उन्हें लूटा गया था, तो उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। 45 ट्रिलियन डॉलर वापस मिलना शायद मुमकिन नहीं है। हम ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर यह आर्गुमेंट कर सकते हैं कि आज जो क्लाइमेट चेंज या इकोनॉमिक गैप है, उसमें उन देशों की ज्यादा जिम्मेदारी है जिन्होंने दूसरों के रिसोर्सेज का यूज करके अपनी ग्रोथ की है। ब्रिटिश म्यूजियम में रखा गया हमारा सामान हमारी कल्चरल वेल्थ का हिस्सा है, जिसे वापस लाने की कोशिश होनी चाहिए। ब्रिटेन के स्कूलों में यह पढ़ाया जाना चाहिए कि उनकी ग्रेटनेस का बिल इंडिया ने भरा था। इंडिया ने पिछले 75 सालों में जो किया है वो किसी चमत्कार से कम नहीं है। बिना किसी को लूटे, बिना किसी पर हमला किए, एक ड्रेन आउट इकोनॉमी से दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने तक का सफर तय किया है। अगर इस वीडियो ने आपको थोड़ी सी भी जानकारी दी हो तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा अगले वीडियो में।